मैं दीपक आपके पास में आऊंगी। कहते हैं कि हांडी का एक चावल देखा जाता है, ये कहावत है। और अगर हम चुनावी परिदृश्य की बात करें, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और बहुत दिलचस्प ये देखना हो रहा है कि इस बार राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम ही नहीं घोषित कर पा रहे हैं। बीजेपी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन बाकी दलों में अच्छा खासा पसुपेश है। ऐसे में चुनावों की दशा और दिशा अगर अभी तक के परिदृश्य को देखें तो क्या समझ में आता है? बिल्कुल, उदाहरण तो आपने बहुत शानदार दिया है कि हांडी का एक ही चावल देखा जाता है। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि पहली लिस्ट जब आती है या जो शुरुआत जब भी होती है किसी काम की, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आने वाला रिजल्ट किस तरीके का रहने वाला है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम लिस्ट का अनाउंसमेंट कर चुकी है। कल देर रात 3 सीटें बची थीं। कल देर रात उन सीटों का भी ऐलान हो चुका है। फरीदाबाद से अगर हम बात करें तो फरीदाबाद की NIT सीट बची थी, वहाँ से सतीश फागने के नाम का निर्णय हो चुका है। लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस को आप देखिए कि रात को 2 बजे तक उनकी लिस्ट फाइनल हुई है। रात को काफ़ी देर तक ये लिस्ट फाइनल हुई है। रात को बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। अगर फरीदाबाद के परिदृश्यों में देखूं, पहले फरीदाबाद की बात करते हैं, उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। फरीदाबाद के परिदृश्यों में देखूं तो आप देखिए कि फरीदाबाद में किस तरह चौंकाने वाले निर्णय कांग्रेस ने लिए हैं। और अब कहीं ना कहीं ये समझना आसान हो रहा है कि आखिर क्यों इस लिस्ट में इतनी देरी हो रही थी। और जब ये फरीदाबाद की बात करूंगा तो ये पूरे हरियाणा पर पूरी तरह से पूरी उतरती नजर आएगी। आप इस बात को देखिए कि फरीदाबाद में नाम बदले गए हैं। कौन कौन से नाम बदले गए हैं? पूर्व विधायक थी बल्लभगढ़ की शारदा राठौड़। शारदा राठौड़ कौन है? शारदा राठौड़ CPS रही हैं हुड्डा सरकार में। हुड्डा सरकार की, हुड्डा साहब की बेहद करीबी मानी जाती थी। देवेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेहद करीबी मानी जाती थी। उनके गुट में इनको माना जाता था। बीच में इनका मन बदला। मन बदला तो क्या किया? मन बदला तो ये भारतीय जनता पार्टी में चली गई। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उम्मीदों के साथ रहीं। बल्लभगढ़ से टिकट की इनकी चाहत थी, लेकिन वो चाहत पूरी नहीं हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इनकी वापसी हुई दोबारा से कांग्रेस में। इन्होंने घर वापसी कर दी। उम्मीद पूरी तरह से इनको ये थी कि बल्लभगढ़ से इनको टिकट मिलेगी और इसके लिए तमाम तैयारियां ये कर रही थी। अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए इनके कॉन्फिडेंस का कि कल दोपहर को इन्होंने नामांकन के लिए जो ब्राउज़र होता है, जो पोस्टर होता है, वो जारी कर दिया। तमाम समर्थकों को मैसेज कर दिया कि आज यानी कि 12 तारीख को वो नामांकन करने पहुँचेंगी। अपने तमाम समर्थकों को बुला लिया। इसी तरह से दूसरी सीट की बात करते हैं। पहले इसी सीट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से जो टिकट मिली वो किसको मिली? यहाँ से टिकट मिली पराग शर्मा को। शारदा राठौर की टिकट काट दी गई। शारदा राठौर को टिकट नहीं मिली, पराग शर्मा को मिली। अब पराग शर्मा कौन है? पराग शर्मा की जब हम बात करते हैं तो पराग शर्मा के पिता 1987 में लोकदल के विधायक रह चुके हैं। उस समय रह चुके हैं जब देवीलाल की सरकार थी और वहाँ तब उस समय विधायक बने थे। काफ़ी समय से पराग शर्मा राजनीति में एक्टिव थी और इन्हें बताया जाता है कि शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो केसी वेणुगोपाल के बेहद करीबी माना जाता है। और कुछ नेता है जिनकी बेहद करीबी इन्हें माना जाता है। और जब फरीदाबाद के तमाम कांग्रेसी नेताओं से मैं बात कर रहा था तो तमाम कांग्रेसी नेताओं को एक डर सता रहा था और वो डर था पराग शर्मा का। और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते थे कि बाकी किसी से कंपटीशन नहीं है उनका कंपटीशन पराग शर्मा से है, चूंकि वो हाईकमान से अपने अच्छे रिश्तों के चलते टिकट ला सकती है। बिल्कुल यही हुआ है। पराग शर्मा को बल्लभगढ़ से टिकट मिल गई है और बल्लभगढ़ से अब वो उम्मीदवार होंगी। अब शारदा राठौर क्या करेंगी? शारदा राठौर ने अभी भी अपने समर्थकों की बैठक बुला रखी है। उस बैठक में वो निर्णय लेंगी। और जहां तक अभी तक सूचना आ रही है, हालांकि सूचनाओं को पुष्ट होने में समय लगेगा, लेकिन जहां तक अभी सूचना आ रही है वो ये कि शारदा राठौर निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती हैं समर्थकों की बैठक में फैसला लेने के बाद। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है। दूसरी बात करते हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प है। इससे पहले कि आप दूसरी सीट की बात करें दीपक, बहुत दिलचस्प है ये, यानी कि पार्टी भी पटखनी दे सकती है। तो मौका परस्ती हमेशा काम नहीं आती है। शारदा राठौर के मामले में इसको हम कह सकते हैं, ये बात सच साबित हुई है। बाकी सीटों पर आ जाते हैं। हाँ, वफादारी का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ बड़ी तय है कि वफादारी का इनाम आपको मिलता है। वफादारी बहुत मायने रखती है। आप अगर किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी समाज के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए लॉयल रहते हैं तो तमाम लोग ये जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे प्रति लॉयल है और लॉयल्टी का इनाम कहीं ना कहीं मिलता है। लॉयल्टी आपको तो सुकून देती ही देती है, इसके अलावा आपको इसका इनाम भी मिलता है। और बिल्कुल यही हुआ कि आप ये देखिए कि शारदा राठौर BJP छोड़कर आई थी ये सोचकर कि उन्हें BJP में टिकट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ मूलचंद शर्मा का दावा बहुत मजबूत था। तो BJP में तो उनको टिकट मिल ही नहीं थी। तो उनका मन बदला, उन्होंने फिर घर वापसी की और उनको लगा कि अब शायद उनकी बात बन जाएगी। पिछले काफ़ी समय से लोगों के बीच में जा रही थी, लगातार प्रदर्शन कर रही थी, डोर टू डोर लोगों के बीच में पहुंचकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी।
लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ और ही। पराग शर्मा अचानक से सामने आई और पराग शर्मा की टिकट फाइनल हो चुकी है। तो शारदा राठौर की बात यहाँ अभी रोकते हैं कुछ समय के लिए। अब आते हैं तिगांव की सीट पर। तो तिगांव की सीट की जब हम बात करते हैं तो तिगांव से एक नाम अगर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा केस की जब हम बात करते हैं, जब हम लैंड डील की बात करते हैं, तो हमें याद आता है एक नाम, ललित नागर। ललित नागर रॉबर्ट वाड्रा परिवार का बेहद करीबी। फरीदाबाद में, राजस्थान में तमाम जगहों पर जो ज़मीनें खरीदी गई थी, उन ज़मीनें खरीदने में मदद करने वाले इनके भाई थे। महेश नागर उनका नाम है। महेश नागर, उनके भाई ने उनको तमाम जगह दिलाई थी। फरीदाबाद में काफ़ी जगह उनको मिली थी और इसी वजह से उनका संबंध बहुत ज़्यादा करीब माना जाता था रॉबर्ट वाड्रा परिवार से। टिकट मिल रही थी लगातार। पूर्व विधायक थे, पिछली बार हार गए राजेश नगर से। इस बार तैयारी पूरी कर ली थी और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस किस लेवल तक का था और ये सीटें जारी करने में देर क्यों हुई, ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि हम लगातार हम ये बात तो कर रहे हैं कि सीटें जारी करने में लेट हुए, लेकिन लेट की वजह भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि क्यों हुआ। अब ललित नागर की स्थिति क्या है? ललित नागर ने पोस्टर जारी कर दिए, तमाम समर्थकों को बुला लिया। आज सुबह का समय दे दिया कि 9 बजे के आसपास हम निकलेंगे, पहले वहाँ रोड शो करेंगे, रोड शो करने के बाद सेक्टर 12 पहुँचेंगे, वहाँ जाकर नामांकन भरेंगे। हुआ क्या, रात को लेट नाइट आती है लिस्ट। लेट नाइट आती है, पहली लिस्ट जब आती है उसमें दिखता है कि तिगांव की सीट को रोक लिया गया है, तिगांव की सीट उसमें नहीं थी। उसके बाद लेट नाइट सीट आती है। अब नाम किसका आता है? ये आता है रोहित नागर का। अब ये रोहित नागर कौन है? रोहित नागर की अगर हम बात करते हैं तो रोहित नागर एक बेहद ही कद्दावर कांग्रेसी नेता है, पूर्व कांग्रेसी नेता है। उनके पुत्र हैं और युवा चेहरे हैं पार्टी के। और युवा चेहरे के अलावा अगर हम बात करें तो युवा चेहरे के साथ साथ बेहद ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। इनको भी गांधी परिवार के बेहद करीबी माना जाता है। प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने इनकी ड्यूटी लगाई थी और वो ड्यूटी कहाँ लगाई थी? वो ड्यूटी लगी थी इनकी रायबरेली में। इनकी लगी थी ड्यूटी अमेठी में। प्रियंका गांधी के साथ तमाम तरीके के फोटो के साथ ये दिखते थे, तमाम तरीके की उनकी रैलियों में दिखाई देते थे और उनके बेहद करीब नजर आते थे। और इससे अंदाजा लग जाता है कि ये जो लड़ाई थी, तिगांव सीट की जो लड़ाई थी, ये भी गांधी परिवार के करीबियों के बीच में थी और इसमें बाजी कहीं ना कहीं रोहित नागर मारते हुए नजर आए। और जब रोहित नागर इस बाजी को मारते हुए नजर आए हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर ये कि यहाँ बवाल बचेगा। बवाल कैसे बचेगा, हम क्यों कह रहे हैं? ललित नागर ने भी अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है। ललित नागर ने एक वीडियो संदेश जारी किया, उसमें क्या कहा कि तिगांव से हमारी सीट काट दी गई है, आपकी टिकट काट दी गई है। तमाम लोग मिले, 9 बजे का समय दिया हुआ है, अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है और संभावना जो नजर आ रही है अभी तक, हालांकि समर्थकों की बैठक में फैसला हुआ, ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो तमाम तरीके की जो स्थिति है, अभी 2 सीटों की हमने बात की है, फरीदाबाद की केवल 2 सीटें हैं। बाकी सीटों की अगर हम बात करें तो प्रतला की सीट है, रघुवीर सिंह तेवतिया पहले से नाम चला रहा था, काफी कद्दावर नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी है, उनको फिर मौका मिला है। करण सिंह दलाल पहले ही अपना नामांकन कर चुके थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, उनको फिर मौका मिला है। तो तमाम नामों की जब हम बात करेंगे, बड़खल की बात करते हैं, क्योंकि बड़खल महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़खल की सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पूर्व मंत्री है महेंद्र प्रताप। लोकसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है, उनके सामने चुनाव हार गए थे। अब उनके पुत्र हैं, पिछली बार बड़खल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार वो मैदान में है और पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया है और वो कुछ देर बाद नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो ये केवल फरीदाबाद की स्थिति मैंने बताई है। जब आप पूरे हरियाणा की स्थिति को देखेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, पूरे हरियाणा की स्थिति पर भी हम आएंगे, लेकिन जो कुछ आपने फरीदाबाद के परिदृश्य के बारे में कहा है, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव 2 दलों के बीच में ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस बीजेपी भी देखने को मिल सकता है। और ये स्थिति जो है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है।